देखो संघ की विधायिका जो समझा रहे थे, तो विधायिका का मतलब क्या बताएं? कानून निर्माण करने वाली संस्था। कानून निर्माण करने वाली संस्था। विधायिका का मतलब क्या है? कानून निर्माण करने वाली संस्था। अगर बात करें तो विधायिका केंद्र में भी होती है, विधायिका राज्य में भी होती है। हर एक राज्य में विधानसभा विधान परिषद होता है। उसी तरीके से केंद्र की बात करें तो केंद्र में संसद होता है। केंद्र में क्या होता है? संसद होता है। और इस संसद की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में है? 79। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। और इसको जो संसद है 3 लोगों से मिलकर बना है। संसद कितने लोगों से मिलकर बना है? 3 लोगों से मिलकर बना है। कौन कौन है 3 लोग? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। और राष्ट्रपति तो हम बढ़ा ही चुके हैं, उसको हम बताएंगे नहीं, पूछेंगे प्रश्न तुम लोग से भी। और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता है। संसद कैसा अंग होता है? अभिन्न अंग होता है। ठीक है ना। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं, राज्यसभा को हम लोग द्वितीय सदन भी कहते हैं, राज्यसभा को हम लोग बड़ों का सदन भी कहते हैं। अगर उसी तरह बात करें लोकसभा को हम लोग निम्न सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं और जनता का सदन भी कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग बारी बारी से हम लोग राज्यसभा के बारे में देखते हैं कि राज्यसभा क्या है। तो राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के बारे में देखते हैं। तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। ये सब फैक्चुअल चीजें बहुत पूछता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 250 है। ठीक है ना। जिसको में से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 238 सदस्य होते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। और मनोनीत कौन कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं। 1275 ईसाई हुआ था ना, अभी 1275 ईसाई, उसी में प्रश्न पूछा हुआ था कि भारतीय राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और ये भी प्रश्न पूछा है कि राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत होते हैं कितने क्षेत्र से मनोनीत होते हैं? तो 4 क्षेत्र से मनोनीत होते हैं। कौन कौन क्षेत्र है? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। ठीक है ना। अब हम लोग बात करें कि वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। 245 है। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। जिसको में से 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य क्या है? मनोनीत है। 12 सदस्य क्या है? मनोनीत है। अगर बात करें 233 सदस्य में से निर्वाचित सदस्यों का, तो 225 सदस्य, कितने सदस्य? 225 सदस्य जो भारत के 28 राज्य हैं, भारत के 28 राज्य से निर्वाचित होते हैं। भारत के 28 राज्य से निर्वाचित होते 225 सदस्य। और बाकी बच गया 8 सदस्य, तो 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से। 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8 है। तो जिसको में से तीन ही राज्य को, 3 ही केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। जिसमें से कौन है? पहला जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। अब जम्मू कश्मीर से कितना? 4। दिल्ली से कितना? 3। पुडुचेरी से कितना? 1। पुडुचेरी से 1। अब प्रश्न दिमाग में ये आना चाहिए तुम लोग कि और क्यों नहीं, और भी राज्य, और भी केंद्र शासित प्रदेश से क्यों नहीं निर्वाचित होते हैं? देखिए इसलिए नहीं निर्वाचित होते हैं, तो यहाँ पे समझाएं कि जो निर्वाचन के लिए प्रक्रिया होती है वो कैसे होता है। एकदम सिंपल सी भाषा में समझना। विधायक इन लोग चुनता है। कौन चुनता है? राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? विधायक। यानी विधान सभा के सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों के क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। और टोटल विधानसभा, लेकिन कोई जगह पे विधानसभा तो है, लेकिन कहीं कहीं विधान परिषद नहीं है। कहीं कहीं विधान परिषद, टोटल 6वें राज्य में विधान परिषद है। 6वें राज्य में विधान परिषद है। ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, ये चीज को ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है ना। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है। 6 है तो 6 से तो होना चाहिए ना। क्या 6?
क्या अभी आप बोले थे कि 6 ही विधानसभा है। तो वहाँ पे जैसे और भी ये तीनों जगह पे विधानसभा विधान परिषद दोनों ना है, और जगह पे ना है, और वो सब ऐसे विधानसभा विधानसभा ही है ना, विधान परिषद भी होना अनिवार्य है, ठीक है। इसीलिए तीन यहाँ पे विधानसभा विधान परिषद दोनों है। अब समझिए आगे कि राज्यसभा में जो सदस्य का चुनाव का नेतृत्व होता है वो विधानसभा के पास होता है। किसके पास होता है? विधानसभा। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव करता है कौन करता है? विधानसभा करता है। कौन करता है? विधानसभा। यानी राज्यसभा में 245 सदस्य जो निर्वाचित होते हैं सब कहाँ के, कौन उसको निर्वाचित करते हैं? विधानसभा के सदस्य, यानी जो विधायक होता है, जो क्या होता है? राज्य विधानसभा के सदस्य ही उसको वोट जाके देता है, उसको वोट जाके देता है, ठीक है ना, वोट जाके देता है। देखो अगर बात करें हम लोग, अगर बात करें कि राज्यसभा में जो सीटों की जो बंटवारा है, बताओ अगर अनुसूची पढ़े होगे तो चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में हमें बताया है ना कि प्रत्येक राज्य से, तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा केमी अनुसूची में बताया गया है, चौथी अनुसूची में बताया, केमी अनुसूची में बताया गया है, चौथी अनुसूची में बताया गया, चौथी अनुसूची में बताया गया। अगर बात करें कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं निर्वाचित होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, राज्यसभा सदस्य के निर्वाचित होने के लिए क्या क्या उनके पास योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे पहला तो भारत का क्या हो, भारत का क्या हो, नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा वो कितना वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, 30 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, कोई लाभ के पद पर ना हो, कोई लाभ के पद पर ना हो, ठीक है ना। और इसका जो चुनाव होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संगमनी मत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संगमनी मत प्रणाली से होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संगमनीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, ठीक है ना। और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। यानी राज्यसभा में प्रश्न पूछ दिया कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, दिमाग में रखिएगा। अगर मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगर बात करें कि राज्यसभा, अगर बात करें क्या बात करें बताओ, हाँ इनका कार्यकाल तो निश्चित नहीं होता, राज्यसभा का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता, लेकिन कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। इसी वजह से इसको हम लोग, ये जो राज्यसभा होता है अस्थाई सदन होता है। क्या होता है? अस्थाई सदन होता है। इसका कोई विघटन कभी नहीं होता, इसका विघटन नहीं होता। इसीलिए देखो किसी का जो कार्यकाल होगा ना तो उसको कभी भी खत्म किया जा सकता, तो इसीलिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल ही निश्चित नहीं है, कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, ठीक है ना। राज्यसभा कैसी सदन है? अस्थायी सदन। राज्यसभा कैसी सदन है? अस्थायी सदन। इसको विघटन नहीं किया जा सकता, लेकिन सदस्यों का जो कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। क्या बोल रहे हैं? राज्यसभा का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। बात क्लियर है? एक बार फिर से बता देते हैं। राज्यसभा कैसी संस्था है? अस्थायी संस्था है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, निश्चित नहीं है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष पर कितने सदस्य उसमें से रिटायर हो जाते हैं? 1/3 भाग क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, ठीक है ना। देखो अगर बात करें, एक चीज हम नहीं बताएं, हम एक यहाँ पे ये नहीं बताएं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में विधायिका एक समय लाया गया था, उसी का अधिनियम लाया गया था ना। तो देखो पहले इसका जो नाम था ना राज्यसभा का,
राज्यसभा का जो पहले नाम था राज्य परिषद नाम था। क्या नाम था? राज्य परिषद नाम था। क्या नाम था? राज्य परिषद। राज्य परिषद। और लोकसभा को कहते थे केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद कब? जब भारत परिषद अधिनियम 1919 आया था तब, उस समय। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, प्रश्न पूछ सकते थे। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में। राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में कि राज्यसभा में कितने पदाधिकारी होते हैं और उनका कार्यकाल, उनका पावर, उनका शक्ति क्या होता है। ठीक है ना, इस चीज को देखेंगे। यहाँ तक याद हो गया ना जी? याद है ना? केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्यों का चयन होता है? 3, मतलब केंद्र शासित प्रदेश से 3 राज्य का। तीन केंद्र शासित प्रदेश। हम क्या प्रश्न पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्यों का चयन होता है? और कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। अब अगला जो आएगा टॉपिक है राज्यसभा के पदाधिकारी। अगला टॉपिक क्या है? राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के पदाधिकारी। अब राज्यसभा में बड़े सारे अधिकारीगण होते हैं। ठीक है ना? तो राज्यसभा में 2 अधिकारी, एक होते हैं सभापति और एक होते हैं उप सभापति। ध्यान दीजिए, राज्यसभा में कितने अधिकारी? 2 अधिकारी। एक होते हैं सभापति, एक होते हैं उप सभापति। एक होते हैं सभापति, एक होते हैं उप सभापति। एक होते हैं सभापति, एक होते हैं उप सभापति। प्रश्न पूछा है सर सभापति कौन होता है और उप सभापति कौन होता है? तो सभापति वही बनते हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। सभापति वही बनते हैं जो भारत के क्या होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो फिर प्रश्न दिमाग में आएगा कि सर तो उप सभापति कौन बनता है? तो उप सभापति वही बनता है जो राज्यसभा का सदस्य होता है। उप सभापति वही बनता है जो राज्यसभा का सदस्य होता है और उसके लिए चुनाव होता है। उसके लिए क्या होता है? चुनाव होता है। और उसके चुनाव में राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। उसके चुनाव में राज्यसभा के सदस्य यानी उप सभापति राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। उप सभापति राज्यसभा के सदस्य बनते हैं और इसके चुनाव में राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? तो 2 पदाधिकारी, तो एक सभापति होता है और एक उप सभापति है। तो उप सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। और सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। और उप सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सदस्य। और उनका चुनाव जो होता है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव हम पढ़ाए हैं, है ना? पढ़ाए हैं। ठीक है, अब आइए समझिए, यहाँ पे एक चीज समझिएगा। ठीक है ना? सभापति का काम क्या होता है? उप सभापति का काम क्या होता है? तो जब राज्यसभा में सभापति नहीं होते हैं, तो राज्यसभा में जब सभापति नहीं होते हैं तो उनके जगह पे कौन काम करता है? उप सभापति। उप सभापति काम करते हैं। उप सभापति काम करते हैं। जिस तरीका से राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है तो उपराष्ट्रपति काम करते हैं, उपराष्ट्रपति काम करते हैं। उसी तरीका से अगर सभापति का पद रिक्त है तो कौन काम करते हैं? उप सभापति काम करते हैं। कार्य अधिकार। देखो, और एक चीज और बताते हैं, जिस तरीका से एक बार बताए थे, जब राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जब राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति तो पद ग्रहण करते हैं। तो जितना राष्ट्रपति को पावर मिलल रहता वही पावर किसको मिल जाता है? तो जितना यहाँ पे सभापति को पावर मिलल था वही पावर किसको मिल जाता है? उप सभापति को मिल जाता है। किनको मिल जाता है? उप सभापति को मिल जाता है। ठीक है ना? अब देखिए, पदाधिकारी से संबंधित हम लोग 3 गो अनुच्छेद पढ़ेंगे। एक अनुच्छेद पढ़ेंगे 89। अब 89 अनुच्छेद क्या कहता है? यह कहता है कि भारत के राज्यसभा में, भारतीय संसद के राज्यसभा में, ठीक है ना, सभापति और उप सभापति होगा। अनुच्छेद 89 क्या कहता है? कि सभापति और उप सभापति होगा। सभापति और उप सभापति। बात समझ में आ रहा है कुछ? सभापति और उप सभापति होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 89 कहता है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 90 है। अनुच्छेद
90 है। यह हमें बताता है कि जब उप सभापति का पद रिक्त हो उसके विषय में जानकारी देता है। जब उप सभापति के पद क्या हो, रिक्त हो, तो उसके विषय में जानकारी कौन देता है? 90 अनुच्छेद देता है। कौन सा अनुच्छेद देता है? 90 अनुच्छेद। उप सभापति के पद के रिक्त के बारे में, उप सभापति के पद के रिक्त होने की जानकारी कौन सा अनुच्छेद देता है? 90 अनुच्छेद। 90 अनुच्छेद देता है। कौन अनुच्छेद देता है? 90 अनुच्छेद देता है। एक चीज और बताना, उप सभापति ने लिखल है कि सभापति लिखल है नोट्स में? 90 वाला दिया हुआ ही है। 89 दिया हुआ है। 89 है, 99 अच्छा क्या उसको? हाँ, उप सभापति होगा। सभापति का राज के सभापति का पहले, उसके बाद राज का उप सभापति। उज्जैन। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो उप सभापति के पद के रिक्त होने की जानकारी देता है। एक चीज और प्रश्न पूछ दिया कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने का जो है कौन सा अनुच्छेद देता है? उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की जानकारी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। 67 का ख, 67 का ख देता है। कौन सा अनुच्छेद देता है? 67 का ख देता है। देखो ध्यान देना कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त, ठीक है ना? तो जब अब ये ध्यान देना कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति को त्याग पद देना है, त्याग पद देना तो किनको जाके देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है ना? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है लोकसभा में। लेकिन यहाँ पे उप सभापति को अगर पद से रिक्त करना है तो ये किनको जाके देगा? सभापति को देगा। किनको जाके देगा? सभापति को। ये ना कि सभापति किनको जाके दे देंगे? उप सभापति को। लेकिन सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो किनको जाके देंगे? राष्ट्रपति को। यहाँ पे कंफ्यूजन है ना? कंफ्यूजन क्योंकि सब जगह अपोजिट हो रहा है। राष्ट्रपति को अगर त्याग पद देना तो उपराष्ट्रपति को दे देते हैं, है ना? तो उप सभापति को अगर त्याग पद देना तो किनको देंगे? सभापति को। क्या सभापति को त्याग पद देना तो उप सभापति को देंगे? नहीं, राष्ट्रपति को। ध्यान दीजिएगा ये सब बात। सभापति भी उपराष्ट्रपति को देगा। सभापति होता कौन है? सभापति होता कौन है? उपराष्ट्रपति होते हैं ना सभापति, ठीक है? तो उप सभापति सभापति को देते। उप सभापति सभापति को अपना त्याग पद दे सकते, लेकिन सभापति उप सभापति को नहीं दे सकते। राष्ट्रपति। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? और ये ध्यान दीजिएगा कि अगर पद रिक्त हो जाता है या फिर पद से हटाने की प्रक्रिया होती है, जो भी प्रक्रिया होगा सब कहाँ होगा? राज्यसभा में ही होगा। जो भी प्रक्रिया होगा सब कहाँ होगा? राज्यसभा में होगा। एक अनुच्छेद 91 है। एक अनुच्छेद 91 अनुच्छेद ये कहता है कि राज्यसभा के सभापति को कार्य अधिकार क्षेत्र बतलाया गया है। राज्यसभा के सभापति को कार्य अधिकार क्षेत्र बताया गया है कि राज्यसभा के सभापति का क्या क्या काम है। राज्यसभा के सभापति को कुछ अधिकार क्षेत्र बताया। राज्यसभा के सभापति को कार्यों का अधिकार क्षेत्र बताया। कार्यों का अधिकार क्षेत्र बताया गया है, ठीक है ना? अब आइए एक चीज ध्यान दीजिएगा। जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के सदस्य नहीं होते तो मतदान भी नहीं कर सकते हैं। मतदान भी नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा कि जो सभापति होते हैं राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। एज सभापति के उपराष्ट्रपति ही सभापति के रूप में क्या करते हैं? काम करते हैं। ये सब बहुत अच्छा से पढ़ा है उपराष्ट्रपति सब, ठीक है? आगे आइए 92 अनुच्छेद क्या कहता है? देखिए, जब सभापति सभापति और उप सभापति, जब सभापति और उप सभापति का पद से हटाने का विचार आता है तो उनको 14 दिन पहले सूचना देना होता है। उनको 14 दिन पहले सूचना, सॉरी गलती बता दी। 92 अनुच्छेद ये कहता है जब सभापति और उप सभापति को पद से हटाने का विचाराधीन संकल्प जो पारित अगर हो जाता है तो एज ए पीठासीन अधिकारी के तौर पे काम नहीं करेंगे। एज ए सभापति और उप सभापति के रूप में काम
नहीं करेंगे। पद से हटाने का सिर्फ संकल्प पारित हो गया है तो सभापति रूप सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे। कौन सा अनुच्छेद बताता है? 92 अनुच्छेद बताता है। कौन सा अनुच्छेद बताता है? 92 अनुच्छेद बताता है। 92 अनुच्छेद बताता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत समझे में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं ना समझे में? आगे बढ़े। अब जो बढ़ेंगे राज्यसभा की शक्तियां के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? राज्यसभा के शक्तियां के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा के शक्तियां के बारे में पढ़ेंगे कि राज्यसभा को शक्ति क्या है, राज्यसभा को शक्ति क्या है। ठीक है, क्या हुआ? नहीं जल रहा कुछ सही में किचन में चढ़ा है। राज्यसभा के शक्तियां के बारे में, राज्यसभा के शक्तियां के बारे में। ठीक है, देखिए शक्ति तो बहुत भयंकर है राज्यसभा को, लेकिन थोड़ा सा लोकसभा के कंपैरिजन में कम। देखिए राज्यसभा ही जो है संसद को शासन प्रणाली बनाने, संसदीय शासन प्रणाली में अहम भूमिका निभाता है। राज्यसभा ही संसदीय शासन प्रणाली बनाने में राज्यसभा ही क्या निभाती है? अहम भूमिका। क्यों निभाती है अहम भूमिका? क्योंकि जब तक लोकसभा से कोई कानून पारित हो जाता, कोई विधेयक पारित हो जाता, लोकसभा में गया और ना पारित किया तो कानून पारित होने वाला नहीं है। और पारित किया तो फिर किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है, सिग्नेचर करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली बनाए रखने में, संसदीय शासन प्रणाली बनाए रखने में राज्यसभा की अहम भूमिका होती है। संसदीय शासन प्रणाली कहने का मतलब कि जब अब जैसे देखो दो व्यक्ति काम बहुत मेहनत से कर रहा है, एगो छोड़ छाड़ के भाग गया तो एगो से अकेले काम हो जाएगा? पहाड़ ढा रहा है, सब दशरथ मान तो नहीं बन जाएगा, है ना? तो उसी तरीके से है कि राज्यसभा संसदीय प्रणाली बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि कोई भी विधेयक अगर लोकसभा से पारित होता है तो फिर कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा उसको पारित आय करे, राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राज्यसभा बोले कि नहीं हमने आपको ना पसंद है, नहीं करेंगे, तो बिल पास होगा, विधेयक पास होगा? नहीं पास होगा, है ना? नहीं पास होगा। तो इसीलिए संसदीय प्रणाली बनाए रखने में राज्यसभा अहम भूमिका निभाता है। ये उसका पहला अधिकार क्षेत्र हो गया। दूसरा, कानून का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? राज्यसभा। राज्यसभा, ठीक है ना? फिर दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में, ठीक है ना? जितना लोकसभा को शक्ति है ना, उतने शक्ति राज्यसभा को, उतने शक्ति किसको है? राज्यसभा को ही है। संविधान निर्माण करने के, यानी संविधान में कोई संशोधन करना है तो जितना शक्ति राज्यसभा को है, जितना शक्ति लोकसभा का उतना शक्ति राज्यसभा को भी है। सिर्फ धन विधेयक के मामले में उस राज्यसभा के पास उतना शक्ति नहीं है, उतना शक्ति नहीं है। उसको 14 दिन के अंदर उसको देना होता है, और नहीं तो फिर स्वतः क्या हो जाता है? ठीक है, अब आइए आगे। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया कहाँ शुरुआत होता है? राज्यसभा में ही होता है। तो कैसा अधिकार है? राज्यसभा की शक्ति है ना कि अगर उपराष्ट्रपति को भी हटाना है, उपराष्ट्रपति को भी हटाना है तो उसके लिए, उपराष्ट्रपति को भी हटाना है तो उसके लिए प्रस्ताव कहाँ पारित होगा? राज्यसभा में ही पारित होगा। कहाँ पारित होगा? राज्यसभा में ही। प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ होगी? राज्यसभा में ही होगी। देखिए एक अनुच्छेद है 249 अनुच्छेद, एक अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद? 249, ठीक है ना? ये हम अभी राज्यसभा की शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, राज्यसभा के शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 249 यह कहता है कि भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो अनुच्छेद 249 यह कहता है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को बंटवारा किया गया। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में संघ कानून बनाता है, संसद कानून बनाता है। राज्य सूची में राज्य विधानसभा, राज्य विधान मंडल के नाम कानून बनाता है कि नहीं? राज्य विधानसभा और संवर्ती सूची में दोनों बनाता है। लेकिन अब प्रश्न के सर इसको यहाँ से क्या लेना देना है? तो प्रश्न इसीलिए हम बताए हैं कि कभी कभी राज्यसभा को यह शक्ति मिल जाता है, राज्यसभा को अधिकार दे दिया जाता है अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत
कि राज्यसभा अगर चाहे तो 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके राज्य सूची पे भी कानून क्या कर सकता है, बना सकता है। अपने सदस्यों का 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके राज्य सूची पे भी क्या कर सकता है, कानून ये बना उसका अधिकार क्षेत्र है ना, थोड़ा सा बड़ा है ना। तो राज्य सूची पे भी वो कानून बना सकता है। क्यों बना सकता है, क्योंकि उसको विधानसभा के लोग भी ना चुना है जी। और विधानसभा का राज्य में तो हर एक राज्य में तो विधानसभा भी करता है, तो इसीलिए राज्य सूची के विषय पे राज्यसभा भी कानून बना सकता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है, 249 कहता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है, 249 कहता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है, 249 कहता है। ठीक है ना, 249 का था। और जो भी कानून बनाएगा राज्यसभा को संदर्भ में, राज्यसभा राज्य को लेकर के वो 1 वर्ष तक लागू रहता है। कितने वर्ष तक लागू रहता है, 1 वर्ष तक लागू रहेगा। तो समझ में आया हम क्या बोले, हम ये बोले कि अनुच्छेद 249 यह कहता है कि राज्यसभा राज्य के राज्य सूची पे भी कानून बना सकता है 2/3 बहुमत संकल्प पारित करा के, 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करा के। और जो कानून बनेगा वो कितने वर्ष तक रहेगा, 1 वर्ष 1 वर्ष तक रहेगा। क्योंकि संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसका है, संसद को है। राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसका है, विधानसभा का, राज्य का है ना, राज्य का है ना। और संवर्ती सूची पे दोनों बनाता, संवर्ती सूची पे दोनों मिलकर बनाता, ज्यादा फिर फॉलो किसका होता है, संघ सूची का ही होता है ना। तो यही था आप लोग का क्या, राज्यसभा। 1-2 अनुच्छेद और उसको बात कर लेते हैं। अनुच्छेद एक है 312। अनुच्छेद कितना है, 312। अनुच्छेद 312 ये कहता है कि IAS हो, ठीक है, IPS हो, IAS हो, IPS हो, ये अखिल भारतीय सेवा का सृजन, अखिल भारतीय सेवा का सृजन राज्यसभा करेगा। यानी IAS IPS ये सब का जो सेवा होगा इसका सृजन कौन करेगा, राज्यसभा करेगा, राज्यसभा करेगा। मतलब वैसी सेवा जो केंद्र के लिए काम में आता, वैसी सेवा जो किसके लिए काम में आता हो, केंद्र के काम में आता, उसका सृजन कौन करेगा, राज्य। राज्य IAS IPS तक पूरे भारत के लिए काम करता है, हर एक 2-3 अति का मालिक होता है, तो केंद्र के लिए काम करता है। तो ये कितना अनुच्छेद के तहत, 312 अनुच्छेद के तहत। और इसका सृजन कौन करता है, राज्यसभा ही करता है। कौन करता है, राज्यसभा ही करता है। तो राज्यसभा क्या हो गया, समाप्त हो गया, राज्यसभा समाप्त हो गया। ठीक है ना। कल हम लोग लोकसभा देखेंगे, ठीक है, लोकसभा देखेंगे।